Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट ग्लैंड को, दैट इज़ देखो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा चल रहा था जिसमें हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स देख लिए थे, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस के बारे में भी हमने समझ लिया था, उसका केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या रोल है। वैसे तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में भी रोल है, लेकिन केमिकल वाला हमने समझ लिया था। यहाँ पे आज हम देखेंगे डिफरेंट ग्लैंड्स देखेंगे। जैसे देखो हमारा तीसरा नंबर था पाइनियल ग्लैंड, उसके बाद था थायराइड ग्लैंड, देन पैराथायराइड। तो आज मैं कोशिश करूंगा इन तीनों ग्लैंड को यहाँ पे कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक छोटा सा बस टॉपिक है, इसमें ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। ये है हमारा पीनियल ग्लैंड, क्लियर है ना। तो अभी सबसे पहले देखेंगे हम ये पीनियल ग्लैंड क्या होता है। ध्यान से देखना, पीनियल ग्लैंड क्या है ना, एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल साइज का ग्लैंड होता है। अगर इसका साइज अगर कंपेयर करो ना तो आप एक पी का जो सीड होता है आप उसी से कंपेयर कर सकते हो, उसी के अप्रोक्सीमेटली इसका साइज भी होता है, क्लियर है ना। इसमें बस एक ही हार्मोन रिलीज होता है और वो आपको याद रखना है। वो हार्मोन क्या है, तो मेलेटोनिन, क्लियर है ना। देखो इसी से मिलता जुलता एक नाम पीछे भी आया था, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये है मेलेटोनिन। दोनों डिफरेंट है भाई, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट लिख लेना इसी में, इट इज a small sized gland about the size of a pea. pea means प्लांट नहीं, यहाँ पे सीड एक्चुअली, क्लियर है ना, समझ रहे हो आप। आगे देखो इसमें एक ही हार्मोन रिलीज करता है ये, इसे लिख लोगे आप सही से नेक्स्ट पॉइंट बना के। इट सिक्रेट्स अ हार्मोन जिसका नाम क्या है भाई, तो नाम है मेलेटोनिन, क्लियर है ना। ये आपको याद रखना है। द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम पिनियल ग्लैंड इज मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन करता क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है ना। फंक्शन में लिख लेना, बस एक पॉइंट बना के लिख लेना यहाँ पे, ऐसे लिख लो, इट प्लेस an important role in maintaining 24-hour rhythm of our बॉडी। ये हमारे बॉडी के 24 आवर रिदम को मेंटेन करता है, इसको समझना। इसमें ना जैसे देखो इसी में समझोगे, लाइक स्लीप वेक साइकिल। तो ये देखो स्लीप वेक साइकिल मीन समझ रहे हो ना, सोने जागने का जो एक चक्र चल रहा है हमारे डेली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका रोल है उसे कंट्रोल करने में, क्लियर है। स्लीप वेक साइकिल हो गया, लाइक हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। लाइक स्लीप वेक साइकिल आगे लिख लो, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इसी में आगे लिखोगे इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, और इसके साथ साथ एंड प्लेज रूल इन मेंटेनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है, ये फीमेल में होने वाला एक साइकिल होता है जिसमें कि हर साइकिल में एक एग रिलीज होता है, मैं पढ़ाऊंगा आगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर है ना। यानी कि इसका अगर दूसरे तरीके से देखा जाए ना तो सेक्सुअल ग्रोथ, मतलब ये एक तरह से इसका सेक्सुअल ग्रोथ पे भी इसका रोल है, क्लियर है ना, स्पीनियल ग्लैंड का। इसमें हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड खत्म हुआ।
इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। क्या है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, क्या है तो थायराइड ग्लैंड। क्लियर है ना। ये अगर नंबर देखो तो ये तीसरा नंबर था, नहीं ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आप नंबर लिख लो या फिर आप हेडिंग बना लो, जो भी है। तो अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड। इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझोगे, एक एक करके आराम से समझोगे, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड देखो, अगर आपको थोड़ा सा पीछे का याद हो तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा था, तो याद करो, एंटीरियर लोब से निकलने वाला एक हार्मोन था टीएसएच। एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का था, जिससे एक हार्मोन निकल रहा था टीएसएच। टीएसएच स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो यही तो है थायराइड, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट समझ रहे हो ना, तो ये थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ आपने समझ लिया कि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कौन, तो एंटीरियर लोब से निकलने वाला टीएसएच। एंटीरियर लोब किसका, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब बाकी का काम तो थायराइड ग्लैंड करेगा ना। तो थायराइड ग्लैंड से बेसिकली दो हार्मोन निकलेंगे, याद रखोगे आप। एक तो निकलेगा तुम्हारा थायरोक्सिन, जिसमें कि उसके भी टाइप्स फिर हो जाते हैं T3 T4। और दूसरा तुम्हारा निकलेगा एक कैल्सीटोनिन। क्लियर है ना। कैल्सीटोनिन तो हमें बस एक लाइन ही पढ़ना है उसके बारे में, कि वो बस कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, उसे मैं आगे लिखवा दूंगा। बेसिकली जो हमें थायराइड ग्लैंड में फोकस करना है पढ़ने पे, वो है थायराइड, ये थायरोक्सिन पे। क्लियर है ना, थायरोक्सिन पे फोकस करना है हमें। तो इसे देखेंगे, यहाँ पे लिखोगे सबसे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिख लेना इसमें, इट इज द लार्जेस्ट endocrine gland attached to trachea below द लैरिंग्स। लैरिंग्स के जस्ट नीचे ट्रैकिया में ही ये अटैच्ड होता है तुम्हारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है ना। अगर इसका एक इमेज देखना चाहो ना तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे देखो ये हो गया तुम्हारा ट्रैकिया। ट्रैकिया में याद करो कार्टिलेजिनस रिंग्स थे ना, तो इसी के आसपास तुम्हारा, इसी में तुम्हारे लैरिंग्स वगैरह होते हैं। तो इसी में ना आप देखोगे कि ये साइड से जैसे, चलो मैं इसे रेट से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ना मास ऑफ सेल्स दिखेंगे आपको इस तरीके से। ये बीच में भी आप थोड़ा सा बना लोगे, ठीक है। इस तरीके से मास ऑफ सेल दिखेंगे। आ रहा समझ में। तो ये दोनों ही साइड से ऐसे कवर्ड होते हैं, एंड दिस इज द थायराइड ग्लैंड। आ रहा समझ में। अब ये तो मैंने आगे दिखाया, पीछे के पोर्शन में देखोगे आप, तो पीछे के पोर्शन में ना इसी थायराइड ग्लैंड में आप याद रखना, अभी अगला पोर्शन है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड, तो वो भी इसी में याद रखो। इसी को जब पीछे से देखोगे यानी पोस्टेरियर साइड से देखोगे, तो क्या होगा ना कि चार छोटे छोटे पैराथायरॉइड ग्लैंड मिलेंगे। यानी मान लो एक यहाँ मिला, एक ऐसे मिला, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला। तो ये चार क्या मिलेंगे आपको, पैराथायरॉइड ग्लैंड मिलेंगे। क्लियर है ना। ये सिंपल सा आप समझ लो। ये जो रेड वाला मैंने दिखाया है ना, ये क्या है तो थायराइड ग्लैंड है, और ये जो ब्लू वाला है दिस इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। नंबर कितने हैं तो चार, याद रखोगे आप, ठीक है ना। पैराथायरॉइड ग्लैंड से भी कुछ हार्मोन निकलेंगे, ठीक है। तो उसे तो देखेंगे ना आगे हम, यहाँ पे बस इसी पॉइंट से रिलेटेड था इसलिए मैंने एक साथ बता दिया आपको। तो ये समझ में आ गया आपको। इसको मैं ना इरेज कर रहा हूँ क्योंकि फिर ज्यादा नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, थायराइड ग्लैंड है ना। मैं ऊपर हेडिंग फिर से लिख देता हूँ। तो थायराइड ग्लैंड में हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट हमने देख लिया था, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट इज एच सेप्ड, एच सेप्ड ग्लैंड। देख रहे थे ना, एच सेप कहीं तो था, दोनों साइड थे, बीच में ऐसा जुड़ा हुआ था, अप्रोक्सीमेटली एच सेप का था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसी में, इट सीक्रेट्स
two different हॉर्मोन्स। अब ये दो हॉर्मोन्स क्या क्या है भाई, तो दोनों का नाम लिख लोगे। सबसे पहला तो तुम्हारा है थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन में भी दो हो जाते हैं, ठीक है ना। थायरोक्सिन में अगर बात करो तो एक हो जाता है तुम्हारा T3 और दूसरा तुम्हारा हो जाता है T4। T3 T4 चलो फुल फॉर्म में लिख लोगे इसका साथ ही साथ। T3 स्टैंड्स फॉर ट्राई ट्राई आयोडो थायरोनिन और T4 स्टैंड्स फॉर टेट्रा आयोडो थायरोनिन। क्लियर है ना। ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, कोई नहीं, नाम याद रखेंगे बस हम, ठीक है ना। बेसिकली हमें मतलब होगा थायरोक्सिन से। और दूसरा जो हार्मोन निकालता है दिस इज कैल्सिटोनिन। दिस इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का फंक्शन यहीं पे समझो और इसको यहीं पे खत्म करो। फिर हम आगे बढ़ाएंगे किसको, तो थायरोक्सिन को आगे बढ़ाएंगे, है ना। उसमें भी T3 T4 नहीं, हम ओवरऑल थायरोक्सिन देखेंगे, क्योंकि थायरोक्सिन का क्या है ना रोल, कि हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ कैल्सिटोनिन के बारे में आप एक पॉइंट लिख लोगे, इस तरीके से लिख लेना, इट मेंटेन्स कैल्शियम लेवल, कैल्शियम आयन एक्चुअली, है ना, कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड। ये ब्लड में क्या करता है, तो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। अब देखो आप सोच रहे हो कि ये करेगा कैसे भाई, ठीक है ना। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो इसको आप अपने हिंट के लिए। ये क्या करता है ना, कि अगर कैल्सिटोनिन का अमाउंट बढ़ा, या फिर कैल्सिटोनिन बेसिकली करता है क्या है ना, कि ब्लड में से कैल्शियम को निकलवाता है, ठीक है ना। यानी ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को डिक्रीज करता है। देखो जहां भी मैं नीचे की ओर एरो लगाऊं दैट मीन्स डिक्रीज डिनोट कर रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ चाहो तो इसको लिख सकते हो, इट कॉजेज डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। डिक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल कर दो, डिक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड। क्लियर है ना। ये करता क्या है ना, कि ब्लड में से कैल्शियम को निकाल के ना बोन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड में घटता है, लेकिन बोन में जो कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ता है, और कैल्शियम बोन के लिए सही भी होता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना। आ रहा है आपको समझ में। तो इससे क्या होगा ना, कि बोन एक तरह से हमारा स्ट्रांग होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो यहीं पे एक चीज और समझ लो आप, इसके साथ साथ एक पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलेगा PTH, पाराथ हार्मोन। और पाराथ हार्मोन ना जस्ट कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक होता है, यहीं पे आप याद रखोगे। फिलहाल मैं उसे आगे बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे एक नोट बना के लिख लोगे, वो थायराइड ग्लैंड के लिए स्पेशल है। ये कैल्सिटोनिन यहाँ पे खत्म हुआ, कैल्सिटोनिन में हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक पॉइंट है जो कि थायराइड ग्लैंड के लिए है, उसे ना आप क्या करो, नोट बना के लिख लो, ठीक है। अब देखो नोट बनाओ, लेकिन उससे पहले कुछ समझो, ध्यान से देखना। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकल रहे हैं, थायरोक्सिन जिसके दो टाइप है इधर, और एक कैल्सिटोनिन। अब देखो थायरोक्सिन जो हार्मोन है, इसमें देखो कहीं ना कहीं आयोडीन आ रहा होगा, देखो आयोडीन आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे देखो आयोडीन, क्लियर है ना। मीन्स दीज हॉर्मोन्स आर आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। समझोगे, बहुत ही ध्यान से समझोगे इसको, आगे मैकेनिज्म समझने में हेल्प करेगा। सो ये दोनों क्या है, तो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, क्लियर है ना। यानी कि इसके थायरोक्सिन के फॉर्मेशन के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए तो बोला जाता है ना हमें, कि जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं वो आयोडाइज्ड खाना चाहिए। नॉर्मल सॉल्ट खाएंगे तो ग्वाइटर होता है। अभी बस उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं हम, कि ग्वाइटर आखिर होता कैसे है। तो देखो ध्यान से समझोगे कि मतलब प्रोडक्शन चलता रहे थायरोक्सिन का, इसके लिए थायराइड ग्लैंड को किसकी जरूरत है, तो आयोडीन की। मीन्स थायराइड ग्लैंड इज जस्ट लाइक ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जिसमें कि थायरोक्सिन का प्रोडक्शन होता है।
लेकिन उस फैक्ट्री को रॉ मटेरियल तो चाहिए ना किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है? तो वो रॉ मटेरियल क्या है तुम्हारा? तो आयोडीन। और भी चीजें हैं लेकिन बेसिकली यहाँ पे आयोडीन को समझेंगे हम। तो इतना समझ में आया। अब यहीं पे याद रखना, अगर इस, अच्छा हाँ, ये कैल्सिटोनिन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन नहीं है, ये आप याद रखोगे। इसमें आयोडीन की जरूरत नहीं है कैल्सिटोनिन बनाने के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहीं पे समझोगे कि अगर आयोडीन की कमी हुई, अगर आयोडीन की कमी हुई तो थायराइड ग्लैंड के वो सेल, थायराइड ग्लैंड में भी तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे ना, कुछ सेल्स ये बनाएगा, कुछ सेल्स ये बनाएगा। क्लियर है? तो थायराइड ग्लैंड के वो सेल्स जो थायरोक्सिन बना रहा है, उस सेल्स में हो जाएंगे स्वेलिंग। आ रहा समझ में? उस सेल्स में क्या हो जाएंगे? स्वेलिंग, विच कैन बी सीन इन द नेक रीजन, जो कि नेक रीजन में ऐसे बाहर से निकल जाता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्वाइटर। क्लियर है ना? दैट कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मल ग्वाइटर या आयोडीन डिफिशिएंसी ग्वाइटर। क्लियर है? तो इसी को मैं बोल रहा था, नोट बना के आप लिख लोगे, ठीक है ना। हाँ लिख लोगे, द थायराइड ग्लैंड वे gets enlarged due to what? तो deficiency of iodine। क्लियर है ना? एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंपल गोइटर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंपल गोइटर, या इसी को तुम बोल लो आयोडीन डिफिशिएंसी गोइटर। क्लियर है ना? गोइटर तो समझते हो ना? चलो, तो इतना समझ गया। अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा? तो थायरोक्सिन पे, क्योंकि यही तो एक रिमेनिंग बच गया ना, ये एक रिमेनिंग बच गया। ऐसे मैंने डिस्कस नहीं किया यहाँ पे कुछ भी। कैल्सिटोनिन खत्म, और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने देख लिया। अब क्या देखेंगे हम? तो अब बेसिकली देखेंगे थायरोक्सिन T3 T4, बस आप याद रखोगे। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो यहाँ तक देख लिया आपने। अब हमें क्या देखना है? तो थायरोक्सिन देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, क्या देखने जा रहे हैं? तो थायरोक्सिन। क्लियर है ना? अब देखो थायरोक्सिन के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये लिखोगे कि ये जो थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है उसमें से ये चीफ हार्मोन यानी मेन हार्मोन है। यानी लिख लो, ऐसे लिख लो, इट इज द प्रिंसिपल हार्मोन, ऐसे लिख लो, इट इज द प्रिंसिपल हार्मोन secreted from secreted from क्या? तो थायराइड ग्लैंड। क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट प्लेज a great role in maintaining the metabolism। इट प्लेज ए ग्रेट रोल इन मेंटेनिंग मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म तो समझते हो ना आप, सिंपली सेल के अंदर हो रहे रिएक्शंस, दैट इज सिंपली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। क्लियर है ना? तो ये सिंपली मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब कहाँ हेल्प करता है? तो वही डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स में हेल्प करता है। क्लियर है? अब देखो यहीं पे समझोगे आप, एक पॉइंट समझोगे कि जो मेटाबॉलिक का मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो रेट होता है उसे हम बोलते हैं बीएमआर बोलते हैं, ठीक है ना। उसे मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि उसे आगे यूज करूंगा मैं। एक वर्ड है बीएमआर, ठीक है ना। बीएमडब्ल्यू नहीं समझोगे, बीएमआर है। तो बीएमआर स्टैंड्स फॉर बेसल
मेटाबॉलिक रेट, रेट तो समझते हो ना, मीन्स किस स्पीड पे कोई रिएक्शन चल रहा है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन किस स्पीड पे चल रहा है, दैट इज बीएमआर। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से समझना, अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई बॉडी में, अगर थायरोक्सिन की कमी हो गई तो उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे आप अंडर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन में क्या होगा, बीएमआर घट जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। और वही अगर थायरोक्सिन का ओवर सिक्रीशन हो गया यानी हाइपर सिक्रीशन हो गया तो उस कंडीशन में बीएमआर बढ़ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपर थायरॉयडिज्म। क्लियर है ना। तो इसी को मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ, लिख लोगे साथ ही साथ, लिखोगे ऐसे, इन केस ऑफ अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, यानी कि अंडर सिक्रीशन तो समझते हो ना, हाइपर सिक्री सॉरी हाइपोसिक्रीशन, अंडर सिक्रीशन को क्या बोलते हो, अंडर सिक्रीशन को ही आप चाहो तो हाइपोसिक्रीशन भी लिख सकते हो। क्लियर है। लिखना द बीएमआर क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, बीएमआर डिक्रीजेस, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, तो क्या बोलोगे इसको, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर है ना। मैं ऐसे देखो अंडरलाइन कर देता हूँ, ये क्या हो गया, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। क्लियर है ना। क्या हो रहा है, तो थायरोक्सिन का सिक्रीशन घट गया है, यानी कि हाइपोसिक्रीशन हो गया है, तो ये बीएमआर को घटा देगा हमारे बॉडी में, और इसी को क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसका एक जस्ट अपोजिट पॉइंट भी लिख लोगे, तो इसी के जस्ट अपोजिट पॉइंट इसी को देख के लिख लोगे आप, इन केस ऑफ, क्या लिख लोगे यहाँ पे, ओवर सिक्रीशन ना, इन केस ऑफ ओवर सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन का मतलब क्या हो गया, तो हाइपर सिक्रीशन नहीं, हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बीएमआर इंक्रीजेस, बीएमआर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, तो ये आपको पहले से ही पता होगा, यहाँ क्या बोल दोगे, तो यहाँ बोल दोगे हाइपर थायरॉयडिज्म, ये क्या हो जाएगा, तो हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अगर सिक्रीशन कम गया तो बीएमआर घट जाएगा, अगर सिक्रीशन बढ़ गया तो बीएमआर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी को, इस कंडीशन को ना देखेंगे हम थोड़ा सा अलग से, यहीं पे थोड़ा सा समझ लेना एक्चुअली, वैसे बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट ही है। देखो बीएमआर मान लो घट गया तो होगा क्या, क्या प्रॉब्लम होगा बॉडी में, जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है ना। बीएमआर क्या हो गया है, अंडर सिक्रेशन की वजह से बीएमआर घट चुका है। अब जब बीएमआर घट गया है ना, तो क्या होगा कि बॉडी के जो रिएक्शंस है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वही घट चुका है। यानी कि अगर तुम मान लो नॉर्मल खाना खा रहे हो पहले भी आज भी, लेकिन पहले तुम्हारा बीएमआर नॉर्मल था, लेकिन आज तुम्हारा बीएमआर क्या हो गया है, तो घट गया है ड्यू टू अंडर सिक्रेशन। तो क्या होगा ना कि जितना तुम खाए उतना तुम्हारा बॉडी इफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएगा। इस बात को समझो, क्योंकि तुम्हारे बॉडी का बीएमआर क्या हो चुका है, घट चुका है। डाइजेशन भी होगा सही तरीके से, लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन होना है ना, बॉडी के द्वारा जो यूटिलाइजेशन होना है, वो नहीं हो पाएगा सही से। आ रहा है समझ में। क्लियर है। और अगर ये यही हाइपर सिक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही यूटिलाइजेशन होगा, यानी और भूख भी लगेगा जल्दी जल्दी। आ रहा है समझ में। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हें जितना जितना खा रहे थे उतने से कम में ही सारा काम हो जाएगा तुम्हारा। और भी जो जैसे है ना ब्रीदिंग रेट हो गया, इन सब चीजों में भी क्या हो जाएगी, गिरावट आएगी। क्लियर है ना। चलो इसे देखते हैं हम एक एक करके। इतना समझ गए हो गया आप, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है।
तो सबसे पहला कंडीशन देखते हैं ना, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप समझ ही चुके हो कि इट इज कॉज ड्यू टू अंडर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन। क्लियर है ना। ये किसकी वजह से होगा, तो थायराइड से निकलने वाले जो हार्मोन है यानी जो थायरोक्सिन है उसका सिक्रीशन क्या हो गया यहाँ पे, तो मिनिमम हो गया यानी कम गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिख लेना, caused due to under secretion of थायरोक्सिन। क्लियर है ना। ये किसकी वजह से होगा, तो थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम गया है। इस कंडीशन में क्या होगा, बीएमआर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सीधा सा लिख लो शॉर्ट में, बीएमआर गेट्स डिक्रीज्ड। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे कि अगर अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट के केस में होता है तो फिर इसे एक अलग नाम देते हैं, और अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चे के केस में होता है तो फिर इसे एक अलग नाम देते हैं। और वही मेनली हमें याद रखना है, उसके सिम्टम्स थोड़े से याद रखने हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखो जब हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो इसके बॉडी पे ना डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो तुम खा रहे हो वो यूज नहीं कर रहा है तुम्हारा बॉडी, तो बॉडी पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है, अगर तुम थोड़ा सा भी समझ पा रहे होगे तो। ठीक है ना। क्योंकि जितना खा रहे हो उतना यूज ही नहीं कर पा रहा है बॉडी, तो वो तो वेस्ट ही जा रहा है ना। आ रहा है समझ में। और बॉडी को जो चाहिए वो मिल भी नहीं रहा है अल्टीमेटली, तो ये क्या होगा, बॉडी पे इसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसी उसी को क्या करोगे ना, पॉइंट बना के लिख लोगे। इन एडल्ट दिस कंडीशन is also known as मिक्सोडर्मा। क्या बोल रहे हैं इसे, तो मिक्सोडर्मा बोल रहे हैं। अब इसका पहचान क्या है भाई, तो विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई, टफनी थिक लिखो, थिक स्किन, फ्लफी फेस, लॉस ऑफ हेयर्स, है ना। बेसिकली इतने ही है। क्लियर है। तो देखो ध्यान से समझो कि इस कंडीशन यानी हाइपोथायरॉयडिज्म को ही एडल्ट के केस में, अगर एडल्ट के केस में हाइपोथायरॉयडिज्म हो रखा है तो क्या होगा, एक तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो मिक्सोडर्मा बोलेंगे। ये नाम जरूर याद रखना। ठीक है ना। इसको क्या बोल रहे हैं, तो मिक्सोडर्मा बोल रहे हैं। अब देखो इसका पहचान क्या है, तो बॉडी में जो स्किन है ना, जैसे ये सब जो स्किन्स वगैरह है बॉडी के, वो क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे। आ रहा समझ में। कारण क्या है भाई, चलो बता रहा हूँ अभी। फेस जो है ना वो फ्लफी हो जाएगा, जैसे बच्चे का देखते हो फेस फ्लफी होता है ना। फ्लफी मतलब ऐसा समझ लो, आप गुद्देदार समझ लो, फ्लेसी समझ लो। क्लियर है ना। तो ऐसा टाइप का हो जाएगा। अब देखो इसका मेन रीजन क्या है वो समझोगे। रीजन क्या है कि इसे थोड़ा सा समझना है इस तरीके से, जैसे मेरा नॉर्मल डाइट है, मान लो मैं इतना खाना खाता हूँ। ठीक है। चलो 1 kg मान के चलते हैं, 1 kg में खाना खाता हूँ नॉर्मल। इसमें एक बैलेंस डाइट है, ये क्या है, एक बैलेंस डाइट है जिसमें 1 kg कंटेन कर रहा है सारे चीज मिला जुला कर। अब इस 1 kg का यूटिलाइजेशन हो रहा है मेरे बॉडी में। ठीक है। पूरा ही यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना, तो 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो ये कब का कंडीशन है, जब मेरे में हाइपो हाइपर कुछ नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन अब हो गया हाइपो का कंडीशन। ये किसका कंडीशन था, नॉर्मल कंडीशन था। अब देख लो हाइपो के कंडीशन में क्या हो रहा है, मैं अभी भी 1 ही kg खा रहा हूँ। ठीक है ना। भूख तो उतना ही लगेगा ना, लेकिन अब इसका जो इफिशियंसी है, जो यूज है, वो मान लो 80% ही हो रहा है। ठीक है ना। मान लो 80% हो रहा है, तो 20% जो है ये अनयूज्ड है ना। ये क्या है, अनयूज्ड है। और यही तो है जो हमारे बॉडी में क्या होगा, जमा होते चला जाएगा। आप नॉर्मल इसे समझो, नॉर्मल वे में, कि हम लोग खाना खाते हैं हमें मोटापा कैसे होता है भाई, यही कारण है। ये तो एक्चुअली एक कारण है, दूसरा कारण ये भी है
ठीक है। तो देखो दूसरा कारण क्या है कि जैसे हम खाते हैं, खाना खा रहे हैं नॉर्मल, तो हमें जितना कैलोरी चाहिए एक दिन में, जैसे देखो हर किसी का अलग अलग होता है, कोई लेबर है तो उसे ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, कोई दूसरे प्रोफेशन से है तो उसे अलग अलग कैलोरी की ज़रूरत होती है ना, कोई ग्रोथ वाले पीरियड में है तो उसे अलग कैलोरी की ज़रूरत है, क्लियर है ना। तो ये अलग अलग मतलब कि लोगों पे वैरी करता है। तो किसी एक को आप मान के चलो, ठीक है, उसने खाना खाया, अब मान लो उसे कि 2000 कैलोरी की जरूरत थी, लेकिन उसने जो खाना खाया उसने 2200 कैलोरी एनर्जी बनाया, तो ये 200 जो एक्स्ट्रा बचा वो बॉडी में स्टोर होगा ना, आ रहा समझ में। या यूं कहो कि वहां पे जो ग्लूकोज है, जो बेसिकली वो क्या होगा, स्टोर होता चला जाएगा, और यही तो धीरे धीरे फैट का रूप ले लेता है ना, फिर एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, क्लियर है ना, और धीरे धीरे करके ही मोटापा बढ़ता है। तो देखे होगा, आपने कभी देखा होगा कि अचानक से आज नॉर्मल है और रातों रात ही इंसान एकदम से हैवी हो गया, नहीं, धीरे धीरे, क्लियर है ना। उसी तरीके से अगर मोटापा कम भी करना है ना, तो कोई इंसान सोच रहा है कि मैं 2 दिन जाके दौड़ लेता हूँ सुबह सुबह, मेरा मोटापा घट जाएगा, बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे ही घटेगा भाई, ठीक है ना। तो इस बात को समझो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इफिशियंसी सिर्फ 80% हो गई है, 20% अनयूज्ड है, तो ये तो स्टोर होता चला जाएगा ना, तो स्किन में, फेस में, हर जगह स्टोर होता चला जाएगा, ठीक है। और इस वजह से क्या होगे, तो स्किन हमारे ठीक हो जाएंगे, गाल वाल जो है ना, फेस वगैरह फ्लफी हो जाएगा। साथ ही साथ देखो एबनॉर्मलिटी चल रहे हैं ना ये, तो कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल केसेस दिखेंगे ही, एंड दैट इज लॉस ऑफ हेयर भी दिख सकता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, दिस इज द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट। अब इसी को देखेंगे हम चिल्ड्रेन में, ठीक है ना। चिल्ड्रेन में इसी को ना दूसरे नाम से जानते हैं, तो उसे भी लिख लोगे यहाँ पे, इन चिल्ड्रेन। This condition is also known as क्रेटिनिज्म। क्या होगा, तो ये तुम बच्चों में क्या किस नाम से जानोगे, तो क्रेटिनिज्म के नाम से जानोगे, ठीक है ना। इसके भी कैरेक्टर लिख लोगे ना, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई स्टंटेड ग्रोथ। देखो बच्चे में आपको पता है ग्रोथ मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद टीनेजर्स में होते हैं। तो यहाँ समझो बच्चे में ग्रोथ का पीरियड चल रहा है, लेकिन मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, मेटाबॉलिक रेट क्या है, स्लो है। यानी तुम बच्चे को खाना दे रहे हो बिल्कुल ही पौष्टिक, है ना, बैलेंस डाइट, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हो पा रहा है क्या, नहीं ना कहीं वो तो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, क्लियर है। और इस कंडीशन से क्या होगा कि उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा सही से, स्टंटेड ग्रोथ मींस रुका हुआ ग्रोथ, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और समझोगे, यहाँ पे बच्चा है ना एक, तो बच्चे में ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेंटलिटी ऑल्सो, क्लियर है ना। तो ऐसे बच्चे की मेंटलिटी भी क्या होगी, लो होगी, क्लियर है ना। तो इसी में आगे लिख लेना, द चाइल्ड ऑल्सो सो लो मेंटलिटी, या उसकी जो मेंटल ग्रोथ होगी वो भी क्या होगी, कम होगी, आ रहा समझ में। यानी देयर विल बी लेस मेंटल ग्रोथ इन द चाइल्ड विच इज हु इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर हो रहा है ना, फील आ रहा है ना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि बड़ों में क्या बोलते हैं, इसे मिक्सोडर्मा बोलते हैं, और बच्चे में क्या बोलते हैं, तो क्रेटिनिज्म बोलते हैं। बच्चे में सीधा रिलेशन है स्टंटेड ग्रोथ से, ठीक है, ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, आराम समझ में। देखो इतना समझ गए होगे आप। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और बाकी रह गया था, वो समझोगे। वो क्या है ना कि वेट से इसका रिलेशन देखते हैं, वेट समझ रहे हो ना, बॉडी वेट से देखते हैं रिलेशन हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या है। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, और जो एक्स्ट्रा है ना वो बच रहा है। देख रहे थे ना 20% बच रहा था, वो मैंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया था, क्लियर है ना, वो चेंज कर सकता है परसेंट टू परसेंट। तो वो जो 20% बच रहा है वो बॉडी में जमा होता जाएगा ना, और बॉडी का जो वेट होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी एक नॉर्मल यहाँ पे टर्म लिख सकते हो आप कि इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म,
इन केस ऑफ hypothyroidism the body weight क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बॉडी वेट इंक्रीजेज यानी पर्सन गेन्स द वेट, पर्सन का वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी मोटापे का शिकार होगा वो इंसान। क्लियर है ना, इतना समझ में। इवन इस बच्चे में भी क्या होता है ना, जो एब्डोमेन है ना वो निकल जाता है, इनलार्ज हो जाता है। क्लियर है, इस बच्चे में भी अगर ये कंडीशन होता है तो इधर देख रहे हो ना, देखो फेस वगैरह फ्लफी हो रहा है, ग्रोथ ही तो ये क्या हो रहा है, डिपोजिशन ही तो हो रहा है एडिपोज टिश्यू का, अगर आप समझ पा रहे होगे तो। So this was all about the hypothyroidism. The next one is hyperthyroidism. Next देखते हैं हम लोग क्या, तो hyperthyroidism। चलो इसे मैं पूरा नहीं मिटाता हूं, देख लो। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, चेंज कर लेंगे ना, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग hyperthyroidism। The next one is hyperthyroidism caused due to, क्या हो जाएगा, ओवर सिक्रीशन ना, caused due to ओवर सिक्रीशन। क्या लिख लोगे यहाँ पे, ओवर सिक्रीशन। और बीएमआर क्या हो जाएगा, तो बीएमआर गेट्स इंक्रीज्ड। क्लियर है ना, बीएमआर यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। और ऐसे इंसान को पता है बहुत ज्यादा भूख लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा भूख लगेगा, क्योंकि मान लो फिर से देखो 100% 1 kg, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 100% से भी ज्यादा हो गया, नहीं, यहाँ पे 120% हो गया है। जब 120% हो गया तो वो 20% उसे और चाहिए ना खाना, तो वो कहीं से मिलेगा उसे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी भूख लगेगा ना। क्लियर है, तो इसी को समझना था बेसिकली यहाँ पे। और यहाँ पे ना बॉडी वेट डिक्रीज होगा, क्योंकि वो उसे कितना भी मिलता रहे ना वो सारा यूज करता जाएगा, उसका और भी जो डिफरेंट प्रोसेसेस है ना, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, उसके रेट भी बढ़ गए होंगे, ब्रीदिंग रेट वगैरह बढ़ गया होगा, ठीक है, तो ये सब चीज भी बढ़ सकता है। तो ये 2 पॉइंट समझ गए आप, तो इसको भी पॉइंट बना के लिख ही लोगे है ना। लिख लोगे क्या, इन केस ऑफ हाइपर थायरॉइडिज्म द पर्सन लूजेस वेट, वेट लूज करेगा, ठीक है ना, आ गया समझ में। अब देखो इसका भी एक नाम है, ठीक है, इस बीमारी को भी हम दूसरे नाम से जानते हैं। इस देखो कंफ्यूज नहीं होना, पीछे हमने ग्वाइटर पढ़ा था, वो किसकी वजह से हो रहा था, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। क्लियर है ना, जो कि थायराइड ग्लैंड आयोडीन चाहिए था थायरोक्सिन बनाने के लिए, वो नहीं मिल रहा था सही तरीके से, और उसकी वजह से उसके सेल इनलार्ज कर गए थे, स्पेशली वो सेल जो बना रहे थे थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड का वो सेल जो थायरोक्सिन बना रहा था, एंड दैट कंडीशन वाज नोन एज सिंपल ग्वाइटर और आयोडीन डिफिशियंसी ग्वाइटर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो होगा ना, दिस इज नोन एज एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। क्लियर है, तो इस पॉइंट को भी लिख लोगे, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लेना, दिस कंडीशन is also known as एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, या इसी को दूसरा नाम है तुम्हारा ग्रेव्स डिजीज। क्लियर है ना, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी बोल रहे हैं, या फिर इसे ग्रेव्स डिजीज भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, या फिर इसी को हम टॉक्सिक ग्वाइटर भी बोलते हैं, टॉक्सिक ग्वाइटर। यहाँ और कर लो है ना, चलो कोई नहीं, और टॉक्सिक ग्वाइटर। तो इसका 3 अलग अलग नाम है, किसको, तो हाइपरथायरॉयडिज्म को ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर बोल रहे हैं, ग्रेव्स डिजीज बोल रहे हैं, और साथ ही साथ टॉक्सिक ग्वाइटर भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन को तो हाइपरथायरॉयडिज्म, और हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको पता है क्या होगा, बॉडी वेट लूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बीएमआर है ना वो क्या हो चुका है, तो बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पे और कोई स्पेशल पॉइंट्स नहीं है, तो यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट। अच्छा एक मिनट, कैल्सिटोनिन बच रखा है ना, कोई नहीं, उसे खत्म करते हैं। यहाँ पे थायरोक्सिन खत्म हो गया,
इसके बाद हम देखते हैं कैल्सिटोनिन। क्लियर है ना? अच्छा एक मिनट, कैल्सिटोनिन तो बता दिया था मैंने, ठीक है, चलो कोई नहीं, कंफ्यूजन हो गया था मुझे। चलो फिर यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड ओवरऑल फिनिश हुआ, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। चलो अब देखेंगे हम लोग क्या, तो एक पैराथायराइड ग्लैंड भी देख लेते हैं, बस छोटा सा टॉपिक है इसलिए कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है, चलेगा। दूसरा यानी अब हमारा जो भी नंबर जो भी हो, मैं नंबर भूल गया हूँ, चलो मैं सीधा सा लिख देता हूँ, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड चार छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे वाले साइड में प्रेजेंट है। क्लियर है ना? ये करेगा क्या, तो एक हार्मोन निकालेगा पाराथ हार्मोन, जो कि कैल्सिटोनिन का अपोजिट काम करेगा, बस खत्म, इतना ही इसमें पढ़ना है, ठीक है। लिखोगे इसमें दीज आर स्मॉल ओवल pear shaped glands located at posterior region of क्या, तो थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसके नंबर कितने होंगे, 4, ऐसे लिख लो, दे आर 4 इन नंबर, 4 इन नंबर, या यूं कहो कि 2 पेयर, ठीक है ना। तो ये 4 होते हैं नंबर। ये जो हार्मोन निकालता है, चलो आगे लिख लो, दे सिक्रीट अ हार्मोन नोन एज, क्या बोल रहे हैं इस हार्मोन को, तो इस हार्मोन को हम बोल रहे हैं पाराथ हार्मोन, या इसी को बोलते हैं पीटीएच, ठीक है ना। अब देखो, सिंपल से याद रखेंगे, पीटीएच का जो फंक्शन है ना, वो कैल्सिटोनिन के अपोजिट है, ठीक है। तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, पीटीएच इज एन एंटागोनिस्टिक हार्मोन ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का ये एंटागोनिस्टिक, और एंटागोनिस्टिक का मतलब मैंने पहले ही समझा दिया था, जो अपोजिट काम करे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अपोजिट काम करेगा। तो ये क्या करेगा भाई, तो ये ना ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, घटा रहा था। तो इसी में लिख लेना, इट इंक्रीजेज इट इंक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो ये बेसिकली क्या करेगा ना, बोन से ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। अब देखो, कैल्शियम का लेवल ना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है, बहुत जगह पे काम आता है। जैसे देखो, मैं कुछ कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कि कैल्शियम का यूज ना, देखो ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला तो कैल्शियम का यूज होता है तुम्हारे न्यूरल कोऑर्डिनेशन में, यानी कि नर्व इम्पल्स ट्रेवल करे, वहाँ पे कैल्शियम का यूज होता है। कैसे यूज होता है वो मैं बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो हमारे आगे का सिलेबस है, 11th में पढ़ना है। कैल्शियम गेटेड चैनल्स होते हैं न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन में, वो सब नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना। तो बस आपको सीधा सा मान लेना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे सुनो, दूसरा क्या है, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में भी हेल्प करता है कैल्शियम, ठीक है। तो अगर अगर ध्यान देना, इसकी कमी हो गई, ध्यान से सुनोगे, अगर पीटीएच की कमी हो गई बॉडी में, तो फिर मसल्स में ना कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, वो इनवॉलेंटरली होने लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड टिटेनी और स्पैज्म। क्लियर है ना, स्पैज्म हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, अगर अचानक से स्पैज्म हो जाए तो मेरा मुंह ऐसे मुड़ जाएगा, और फिर वो मैं उसे ना सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं इतने सही तरीके से बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पैज्म, ठीक है। तो ये हो गया। और ये हमने क्या बोला मैंने, एक तो न्यूरल यानी नर्वस टिश्यू के पास, दूसरा तुम्हारे
मसल्स के पास। और तीसरा एक और भी याद रख सकते हो, ब्लड के क्लॉट करने में भी कैल्शियम का रोल होता है। तो ओवरऑल कैल्शियम के लेवल को, कैल्शियम के लेवल को बॉडी में मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। और इसे मेंटेन करने के लिए ये देख लो, दो हार्मोन है, कैल्सिटोनिन और पाराथ हार्मोन। कैसे कर रहा है मेंटेन भाई, तो एक देखो ना बढ़ा रहा है तो दूसरा घटा रहा है, तो इस तरीके से मेंटेन कर लेगा ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर इसकी कमी सॉरी ये बढ़ गया, अगर पीटीएच बढ़ गया बॉडी में तो क्या होगा, तो बोन से ना बहुत सारे कैल्शियम निकल के आ जाएंगे ब्लड में। ब्लड में तो लेवल बढ़ जाएगा कैल्शियम का, लेकिन बोन में तो घट जाएगा ना। और बोन में भी तो कैल्शियम का लेवल जरूरी है ना। बोन को स्ट्रांग कौन रखता है, तो कैल्शियम। कैल्शियम फास्फोरस आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोन क्या हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे। आ रहा समझ में, बोन बिकम ब्रिटल या सॉफ्ट। फिर अगर थोड़ा बहुत भी चोट लगेगा ना तो वो बोन जल्दी टूट सकता है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले। तो इसमें चाहो तो ये 2 पॉइंट लिख लेना आप। डिफिशियंसी लिख लोगे ना, deficiency of PTH causes tetany or spasm in muscles, ठीक है। और दूसरा लिख लो ओवर सिक्रीशन, नहीं, ओवर सिक्रीशन ऑफ PTH, ऐसे लिख लो, मेक्स द बोन सॉफ्ट एंड क्या, तो ब्रिटल, ठीक है ना, कमजोर बना देगा अगर सिंपल से वर्ड में मैं बोलूँ तो यहाँ पे हमारा थायराइड और साथ ही साथ पैराथायरॉइड ग्लैंड भी खत्म हुआ, ठीक है ना। तो आज हमने 3 ग्लैंड ओवरऑल देख लिया, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड, पूरे ही डिटेल में। बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।